कहा जाता है कि कोर्ट्स न्याय के मंदिर होते हैं, वहां न्याय मिलता है, जबकि हकीकत में वहां पर कानून की कोई पूछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहीं कोने में पड़े हुए धूल फांक रहे हैं। ट्रायल कोर्ट तो क्या, हाई कोर्ट तक कोई उन पर ध्यान देने वाला नहीं है। हर पीपी, हर जज अपनी अपनी हाँक रहे हैं। स्टाफ भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, तो फिर इस तंत्र में सुधार कौन करे? लेकिन हम इस पर आपका ध्यान तो जरूर दिलवाएंगे। आज हम कोर्ट्स में फैले हुए इसी अराजकता और भ्रष्टाचार के गुबार के बीच में से सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला पॉइंट 207 सीआरपीसी के तहत प्राप्त होने वाले डॉक्यूमेंट्स का है। सीआरपीसी का सेक्शन 207 साफ साफ कहता है कि आरोपी को एफआईआर, केस डायरी, गवाहों के बयान, 164 के बयान और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी प्रतियां होती हैं उनको निःशुल्क दिया जाना चाहिए। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि पुलिस अक्सर डॉक्यूमेंट्स अधूरे देती है और अदालतें भी इस लापरवाही पर आंखें मूंद लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरएस सोढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1997 में एक केस दिया था, साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख लिया करें, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि ट्रायल डॉक्यूमेंट्स की आरोपी को सप्लाई के बिना कोई ट्रायल शुरू ही नहीं हो सकता है। पर वास्तव में ट्रायल शुरू भी होता है। हमारे नए एडवोकेट्स जो इस बाबत जानते नहीं है, वे डॉक्यूमेंट्स पाने का अपना हक खो देते हैं, क्योंकि ट्रायल के बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स दोबारा नहीं देता है। इसका खमियाजा आरोपी को भुगतना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण अपने केस में सजा पा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, उसमें क्लोन कॉपी का छलावा बना दिया गया है। एक केस में सीसीटीवी फुटेज मुख्य साक्ष्य था। पुलिस ने एक पेन ड्राइव कोर्ट को सौंपा, लेकिन आरोपी को सिर्फ स्क्रीनशॉट वाली काली पीली सी एक फोटोकॉपी थमा दी गई, जबकि एविडेंस एक्ट की धारा 65B और अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंटियाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को क्लोन कॉपी मिलनी चाहिए, ताकि वह अगर चाहे तो उसकी फोरेंसिक जांच करवा सके। लेकिन वास्तव में क्लोन कॉपी मिलना एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके सामने है, लेकिन पालना कोई भी ट्रायल कोर्ट नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट है, सेक्शन 313 की स्टेटमेंट का एक मजाक बना दिया गया है। जब आरोपी से सवाल पूछे गए तो जज साहब ने आधे सवाल पढ़कर पूछे, कई महत्वपूर्ण तथ्य उनमें छूट गए। सीआरपीसी के सेक्शन 313 के तहत आरोपी को पूरे केस के जवाब देने का अधिकार है, समझाने का अधिकार है कि ये ऐसा एविडेंस उसके खिलाफ क्यों आया। सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरदीचंद सारदा और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में भी इसके बाबत बताया था, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता रह गई है। जब कई केसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी हो तो कौन जज इस बात पर ध्यान देता है कि आरोपी से सब बातों को पूछा गया, उनका स्पष्टीकरण लिया गया या कुछ रह गया है। अगला पॉइंट है कि जमानत जब आपको मिल जाती है तो उसके आदेश की कॉपी बहुत समय तक रिकॉर्ड पर अवेलेबल ही नहीं होती और आरोपी वहां शिक्षों के पीछे सड़ता रहता है। आरोपी को जमानत मिल जाती है, जज ने आदेश भी कर दिया है, लेकिन जेल से वह आरोपी तब तक नहीं छूटता है जब तक कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति वहां पर जेल में ना पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट के केस में यह कहा था कि यह एक गैर कानूनी हिरासत है, लेकिन फिर भी यह रोज की कहानी है। आप शाम को सेंट्रल जेल तिहाड़ के दरवाजे के पास जाकर देखें, कितनी बेबस आंखें वहां आपको आकाश में ताकती मिलेंगी कि मेरा ऑर्डर पहुंचा नहीं है, शायद मैं कल छूट जाऊं। पांचवा पॉइंट है, गिरफ्तारी के समय परिवार को सूचना दी नहीं जाती, केवल कागज भरकर वहां रिकॉर्ड पर लगा दिए जाते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 41B कहता है कि जब भी किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसका अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा और उसके परिवार को सूचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में इस पर एक विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन थानों में आज भी अरेस्ट मेमो पर दस्तखत बाद में करवाए जाते हैं। परिवारों को सूचना कौन दे? सिर्फ कागज भरकर रिकॉर्ड पर लगा लिया जाता है। छठा पॉइंट है कि जब कोर्ट में आते हैं
तो वहां भी जज साहिबान बिना किसी स्पष्टीकरण के ही चार्ज फ्रेम कर देते हैं। बहुत लोगों ने तो आजकल यह कहना शुरू कर दिया है कि कोर्ट्स में जाकर डिस्चार्ज के आर्गुमेंट करना समय गंवाने के बराबर है। एक कोर्ट ने हत्या के प्रयास के केस में 307 के तहत चार्ज के लिए फिक्स किया। कोई कारण नहीं बताया, बस लिख दिया कि प्राइमा फेसी केस बनता है और उसके आरोपी के ऊपर चार्ज लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस एस बंगारप्पा के केस में कहा था कि कुछ तो न्यूनतम कारण किसी भी ट्रायल कोर्ट को लिखना ही चाहिए कि वह चार्ज क्यों लगा रहा है और डिस्चार्ज क्यों नहीं दे रहा है। चार्ज या डिस्चार्ज का फैसला आरोपी के पूरे जीवन को बदल देता है, लेकिन कोर्ट्स के पास इस पॉइंट के ऊपर विचार करने के लिए समय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस पर कौन ध्यान दे? और सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि वहां तक तो ये बातें पहुंच ही नहीं रही हैं कि आपके निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी कोई पालना नहीं कर रहा है। इसके बाद एक बहुत गंभीर समस्या लोगों के सामने है, सेक्शन 216 सीआरपीसी की, जब चार्ज के सेक्शन बदले जाते हैं। ट्रायल के बीच में कोर्ट ने धारा 307 को बदलकर 302 कर दिया, बिना यह पूछे हुए कि आरोपी को सफाई का कोई अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने जजमेंट रफीक अहमद एलियस रफी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अनुसार जब भी चार्ज को बदला जाए तो नेचुरल जस्टिस की यह मांग है कि डिफेंस को मौका दिया जाए, आरोपी को यह बताने का अवसर दिया जाए कि इस चार्ज बदलने से उसके खिलाफ कैसे एक प्रेजुडिस पैदा हो जाएगा। लेकिन कभी कोई ट्रायल कोर्ट इस पर ध्यान नहीं देता है। जब चाहो जो चाहो वैसा परिवर्तन चार्ज में कर देते हैं, आरोपी को पता भी नहीं चलता है और उसे जब वह कभी रिकॉर्ड में देखता है या सजा सुनाई जाती है तब इस बात का पता लगता है कि चार्ज तो 216 में बदल दिया गया था। 8वां पॉइंट है 498 ए के केसेस में सीधी गिरफ्तारी करना। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा था कि 7 साल से कम सजा वाले केसेस में सीधी गिरफ्तारी ना की जाए। 498 आईपीसी का केस इसी 7 साल से कम सजा वाले केसेस में आता है। लेकिन हो क्या रहा है, पुलिस दबाव बनाने के लिए और महिलाएं दबाव बनवाने के लिए आपस में मिलकर कुछ ऐसी घालमेल और मिलीभगत करते हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात छोड़ दें तो जितने भी हमारे राज्य हैं वहां पर कई कई दिन तक आरोपियों को थानों में बैठा कर रखा जाता है। किसी को बाहर पता नहीं है कि आरोपी कहां हैं। मार पिटाई की जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन धारा 41A का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी पालना नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट में जो बताया था उसको भी नहीं पालना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय धूल फेंकता रहता है। 9वां पॉइंट है कि आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी एक तरह से मैकेनिकल अंदाज में बढ़ा दी जाती है। पुलिस कस्टडी के 15 दिन पूरे होने के बाद कोर्ट बिना पूछे ही जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा देता है। आईओ वहां आकर उनकी सेवा पानी करते हैं और कुछ भी आगे पीछे करके जुडिशियल रिमांड बढ़ाने की एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। आरोपी को सुना तक नहीं जाता और उसके जुडिशियल रिमांड को बढ़ा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी के केस में बताया था कि मजिस्ट्रेट को सोच समझकर रिमांड बढ़ाना चाहिए। यदि रिमांड न बढ़ाने की कोई आर्ग्यूमेंट आरोपी के द्वारा की गई है तो उसको सुनना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन वास्तव में आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी के रिमांड पर आर्ग्यू करने का समय ही नहीं दिया जाता, उनको सुना ही नहीं जाता और एक बिल्कुल मैकेनिकल अंदाज में उनके जुडिशियल कस्टडी रिमांड को बढ़ा दिया जाता है। ये आप सब रोजाना कोर्ट में देखते होंगे। 10वां पॉइंट है कि आरोपियों के फॉल्स कन्फेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनकी झूठी 164 की स्टेटमेंट दर्ज करवाई जाती हैं। मजिस्ट्रेट यह जांच आमतौर से नहीं करते क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के अंदर चैम्बर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट कभी यह जांच नहीं करते कि जो बयान गवाह दे रहा है, जो कन्फेशन गवाह कर रहा है, वह स्वेच्छा से कर रहा है या किसी पुलिस दबाव में करवाया जा रहा है। पुलिस उसको कहीं बाहर से पढ़ाकर तो नहीं लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि बयान से पहले आरोपी को समय दिया जाना चाहिए, स्पेस दिया जाना चाहिए, उसे अलग बैठाकर सोचने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि मजिस्ट्रेट के चैम्बर में उसको भेजा जाता है और 10 मिनट में पूरी प्रक्रिया समाप्त होकर गवाह को बाहर भेज दिया जाता है।
सब कुछ मैकेनिकल अंदाज में होता है और आपने यह देखा होगा कि बहुत सारे 164 में आधा हिस्सा तो मजिस्ट्रेट ने पहले से टाइप करवा कर रखा होता है, उसका कुछ भाग गवाह के द्वारा बोले जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने हाथ से लिखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 11वां पॉइंट है कि कोर्ट ऑर्डर्स और उनकी प्रोसीडिंग्स कभी भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होती। आरोपियों के साथ समस्या यह रहती है कि वे रिवीजन और अपील में जाएं तो कैसे जाएं। बेल मिला, डिस्चार्ज हुआ, सजा हुई, लेकिन आदेश की कॉपी वेबसाइट पर कई कई दिन तक नहीं डाली जाती है। इवन हाई कोर्ट्स में भी यह समस्या देखने को मिलती है, ट्रायल कोर्ट की तो बात ही दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने के भास्करन वर्सेस स्टेट में यह कहा था कि आदेश का शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशन होना चाहिए। जैसे ही आज आप ऑर्डर करें वह तत्काल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? ई कोर्ट्स फॉर्मेलिटी बन गए हैं और यह अहमद का डेली रूटीन है कि वह कई कई दिन के बाद अपनी कोर्ट की जितनी ऑर्डर शीट्स होती हैं, जितने ऑर्डर्स होते हैं, उनको बहुत समय के बाद अपलोड करते हैं। इससे अपील और रिवीजन करने में या कोई दूसरी अन्य कार्रवाई करने में आरोपियों को, उनके एडवोकेट्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 12वां पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि एक ही गवाह की गवाही महीनों तक चलती रहती है। गवाह नहीं आया, आईओ के द्वारा समन भेजा गया था, समन नहीं सर्व करवाया गया, उसने एप्लीकेशन भेज दी है। सेक्शन 309 सीआरपीसी कहता है कि केस का जल्दी निपटारा होना चाहिए। जब तक कोई कारण ना हो इसकी दिन प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए। पर कई मामलों में होता क्या है कि एक ही गवाही वर्षों तक चलती रहती है। इस बात के लिए गवाह को कभी नहीं कहा जाता है कि आप नियमित रूप से कोर्ट में आएं और आरोपी के क्रॉस का जवाब दें। ढंग से देखा जाए तो इससे आरोपी और विक्टिम दोनों के अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राम नरेश पांडे, ये बहुत पुराना केस है 1957 का। उसमें इन्होंने हर बात को बहुत गहराई से छानबीन करके दिशा निर्देश दिए थे कि गवाही को किस प्रकार से रेगुलरली किया जाना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत सारे जजों को याद भी नहीं होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पता नहीं होगा। हर आदमी मलाई खाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भूल बैठा है। तीसरा पॉइंट है प्रोसिक्यूशन की न्यूट्रलिटी आजकल खत्म हो गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी भी तरह से करके आरोपी को सजा करवानी है। झूठा सच्चा कैसा भी करें, झूठे एविडेंस लाएंगे, झूठे गवाह लाएंगे, लेकिन आरोपी को सजा करवाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कानून के अनुसार एक स्वतंत्र अधिकारी होना चाहिए जो कोर्ट के हित में, न्याय के हित में कार्य करे। लेकिन असलियत में क्या होता है कि वे पुलिस के वकील बन जाते हैं, निष्पक्षता की जगह पक्षपात ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिव कुमार वर्सेस हुकमचंद का एक पुराना केस है 1999 का, उसमें बताया था कि सही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कैसा होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहां है, किसको याद है? अलमारियों में धूल खा रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम माल खा रहा है। अंत में निष्कर्ष निकलता है कि न्याय की यात्रा अभी अधूरी है। हमारी न्याय व्यवस्था में हर धारा, हर सेक्शन, हर नियम, हर आदेश, ऑर्डर, इन सब का उद्देश्य यही है कि न्याय हो, समग्र न्याय हो। लेकिन जब नियमों का पालन ना हो, सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अनदेखा किया जाता हो, जब आरोपी को उसका हक न दिया जाता हो बल्कि हक को दबाया जाता हो, और जब ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती हो जो आरोपी के लिए खुद ही सजा बन जाए, तब हमें सवाल तो उठाना ही पड़ता है। ये मुद्दे सिर्फ कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो कानून के विद्यार्थी हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि सवाल पूछने का, जागरूकता फैलाने का और न्याय की सच्ची तस्वीर सबके सामने रखने का छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, ताकि पूरा समाज इस पीड़ा को महसूस कर सके और इसका कोई समाधान ढूंढने का यत्न कर सके। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी
छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।